आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत में लिंग समानता को प्राप्त करने के उपाय, वेज एंड सजेशंस फॉर जेंडर इक्वलिटी इन इंडिया। निसंदेह आज भारत की मानसिकता में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर गंभीरता से विचार विमर्श भी किया जा रहा है। 3 तलाक, हाल ही में 3 तलाक, हाजी अली दरगाह में प्रवेश, साथ ही महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार संबंधी मुद्दों पर सरकार व न्यायालय की सक्रियता के कारण आज महिलाओं को उनके अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी पहले से बढ़कर 23% हो गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन योजना, महिला शक्ति केंद्र जैसी अनेकों योजनाओं के माध्यम से विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का प्रयास भी किया जा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता हेतु मुद्रा और अन्य महिला केंद्रित योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिला और पुरुष समाज के मूल आधार हैं और समानता एक सुंदर और सुरक्षित समाज की वो नींव है जिस पर विकास रूपी इमारत बनाई जा सकती है। और निसंदेह हमारे देश में लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। तो आज हम कुछ इसी प्रकार के उपायों पर चर्चा करेंगे, कुछ सुझाव आपके सामने रखेंगे जिन्हें अपनाकर लिंग समानता को प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जेंडर इक्वलिटी है क्या, अर्थात लिंग समानता क्या है। अगर मैं बिल्कुल सरल और स्पष्ट शब्दों में बात करूं तो मैं कहना चाहूंगी लिंग के आधार पर समानता का व्यवहार करना, अर्थात एक महिला और पुरुष के साथ एक समान व्यवहार करना बिना किसी भेदभाव के, वही लिंग समानता कहलाता है, अर्थात जेंडर इक्वलिटी कहलाता है। लिंग समानता को आज विश्व में मानव अधिकारों से जोड़ा गया है, क्योंकि मानव अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं और जब मानव अधिकारों की घोषणा की गई यूएनओ के द्वारा 1948 में, तो इसी उद्देश्य के साथ की गई थी कि कोई भी राष्ट्र, चाहे वो निर्धन है, धनवान है, विकसित है या विकासशील है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति या लिंग से संबंधित क्यों ना हो, लेकिन बिना अधिकारों के वो अपना विकास नहीं कर सकता है। तो लिंग समानता को विश्व में मानव अधिकारों के साथ जोड़ा गया है और खास तौर पर महिलाओं के अधिकारों से, विमेन राइट्स। और विमेन राइट्स में भी जो फोकस किया गया है वो आर्थिक विकास के संदर्भ में किया गया है, अर्थात महिलाओं को आर्थिक रूप से निर्भर बनाने की पहल है, उसे ही लिंग समानता कहा गया है। यदि हम परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन ऑफ जेंडर इक्वलिटी, यूनिसेफ के अनुसार लड़कियां एवं महिलाओं को सभी क्षेत्रों, फिर चाहे वो क्षेत्र सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं या खेल जगत है, इन सभी क्षेत्रों में समान प्रतिभा का विकास करने के अवसर प्रदान किए जाने हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जब महिला और पुरुष को, लड़के और लड़कियों को बिना किसी भेदभाव के पूर्ण रूप से समान स्वतंत्रता और समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, वही लिंग समानता है। इट मीन्स जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज और जो इक्वल राइट्स हैं वो हमें देने चाहिए। यूनिसेफ के अनुसार ही लिंग समानता हेतु महिला व पुरुष, लड़का लड़की एक समान अवसरों, अधिकारों, संसाधनों एवं संरक्षण का लाभ उठाएं। जेंडर इक्वलिटी मीन्स दैट women and men, girls and boys enjoy the same rights, opportunities, resources and protection। अर्थात जो हम कंक्लूड करके कह सकते हैं, जो हम कंक्लूजन निकालेंगे, जो निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं वो यही है, यदि हम जेंडर इक्वलिटी चाहते हैं तो हमें लड़के और लड़कियों को इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल रिसोर्सेज एंड इक्वल प्रोटेक्शन देनी होगी। वही वास्तव में लिंग समानता है। अब हम बात करते हैं कि भारत में जेंडर इक्वलिटी को प्राप्त करने के लिए क्या क्या उपाय या क्या क्या सजेशन, सुझाव हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्वस्थ व सकारात्मक सामाजिक संरचना की, अर्थात हेल्दी एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट। जो आज आवश्यकता इस बात की है कि एक ऐसा स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था को स्थापित किया जाए
जिसका आधार समानता हो, जिसका आधार समानता हो और समानता के द्वारा एक ऐसा वातावरण वहां पर विकसित हो जहां मनुष्य मनुष्य का शोषण ना कर सके, मनुष्य के द्वारा मनुष्य का भेदभाव ना किया जा सके, स्त्री और पुरुष एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखें और उनके बीच में पारस्परिक सहयोग, सद्भाव और प्रेम की भावना हो। अर्थात हम पॉजिटिव यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रहे हैं कि समाज का जो ढांचा है, जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें पॉजिटिवनेस होनी चाहिए और वो तभी होगी जब एक दूसरे का हम शोषण ना करें, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, एक दूसरे को रेस्पेक्ट दें, साथ ही साथ हम मिलजुल कर काम करें। और जब पॉजिटिव एनवायरनमेंट है तो कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये चीज नहीं होनी चाहिए और इनसे ऊपर उठकर एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और सभी के व्यक्तित्व के समुचित विकास द्वारा ही हम समाज और भारत राष्ट्र के विकास की चहुमुखी कामना कर सकते हैं। यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करें, आर्थिक आत्मनिर्भरता, इकोनॉमिक सेल्फ डिपेंडेंसी, जैसा कि यूनिसेफ ने के द्वारा भी कहा गया है, यूएनओ के द्वारा भी कहा गया है और कई रिपोर्ट भी यही कहती हैं कि जेंडर इक्वलिटी मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अर्थात जब एक महिला सशक्त हो जाती है, आर्थिक रूप से वो मजबूत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं प्रत्येक क्षेत्र में उसको मान सम्मान, स्वतंत्रता और अवसर मिलने शुरू हो जाते हैं। इतिहास गवाह है कि जिन क्षेत्रों और युगों में नारी के सम्मान व सहयोग से समाज को एक नई मंजिल पर पहुंचाया है, प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ाया है। और यदि हम जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो महिलाओं को सम्मानित और एक समान स्थान दिलाना चाहते हैं, तो उसके लिए फीमेल्स को, महिलाओं को प्रोडक्शन प्रोसेस में हिस्सा देकर पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाना होगा, जो सर्वाधिक आवश्यक भी है। अर्थात आज की वो डिमांड भी है, तभी हम भारत में या भारत जैसे अन्य विकासशील या विकसित देशों में हम लिंग समानता की जो एक चीज को स्थापित करना चाहते हैं उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रही है, पुरुष प्रधान समाज रहा है, जहां हमेशा घर में, समाज में जो महिलाएं हैं वो अपने पिता, अपने पति, पुत्र या अन्य जो मेल मेंबर्स हैं उन पर डिपेंडेंट रहती, उस चीज को हमें बदलना होगा और इसके लिए आर्थिक रूप से उन्हें निर्भर बनाना होगा। यदि हम थर्ड पॉइंट की बात करें, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अर्थात पारिवारिक उत्तरदायित्व। परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और महिला उस परिवार की धुरी। प्रकृति ने नारी को इतना विशेष दायित्व सौंपा है, या हम कहें कि उस विशेष दायित्व के कारण ही आज महिला परिवार में माँ, पत्नी, बहू के नाते न जाने कितने घरेलू उत्तरदायित्वों को बड़ी ही मुस्कुराते हुए सहजता से निभाती है। तो फिर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि यदि शिशु के जन्म के लिए महिला और पुरुष दोनों समान रूप से उत्तरदायी हैं, तो शिशु के पालन पोषण के लिए सिर्फ स्त्री को हम उत्तरदायी कैसे ठहरा सकते हैं। अर्थात आज आवश्यकता है स्त्री और पुरुष दोनों ही व्यवहारिक रूप से जो पारिवारिक उत्तरदायित्व है उनका समान रूप से वहन करें। उनका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि वो जो परंपरागत हमारी रूढ़ियां हैं उनसे ऊपर उठकर एक दूसरे का सहयोग करे, सम्मान करे, साथ ही साथ अवसरों का समान रूप से उपयोग भी करे। अर्थात परिवार की इसमें बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। यदि हम बात करें समुचित शिक्षा, प्रॉपर एजुकेशन, महात्मा गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा था कि शिक्षा वो माध्यम है जिसके द्वारा एक बालक का चहुमुखी विकास होता है। अर्थात उसका शारीरिक, मानसिक, उसका नैतिक, उसका सांस्कृतिक विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा संकीर्णता को खत्म कर देती है, समानता का भाव उत्पन्न करती है, एक दूसरे के प्रति सम्मान उत्पन्न करती है और जो शिक्षा है वही चहुमुखी विकास करके सभी सामाजिक बुराइयों को खत्म कर सकती है। अतः आज आवश्यकता है लिंग असमानता को समाप्त करने के लिए एक शस्त्र के रूप में कि शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो। शिक्षा ना सिर्फ बच्चे का विकास करता है बल्कि एक राष्ट्र को भी संवारता है। अतः आज आवश्यकता है कि बालक और बालिकाओं को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के एक समान अवसर दिए जाएं
उनका जो पोटेंशियल है, उनकी जो इनर एबिलिटीज है, उनको पनपने के लिए एक अच्छा वातावरण दिया जाए और समान शिक्षा का अधिकार दिया जाए। महिला शिक्षा को भी इतना ही प्रभावी बनाया जाना चाहिए कि वो सिर्फ डॉक्टर या सिर्फ टीचर तक सीमित ना रहें, बल्कि वे आधुनिक रूप से व्यवसायी, तकनीकी कुशलता का विकास उनमें हो, विज्ञान और तकनीक पर आधारित जो भी ज्ञान है उसे वो सक्षमता के साथ प्राप्त कर सके और अपनी एक अहम भूमिका निभा सके। निस्संदेह ही ऐसा करने से लोकतांत्रिक भारत एक लोकतांत्रिक और समतामूलक समाज में बदल जाएगा और महिलाएं इस खूबसूरत भारत में या लोकतांत्रिक और समानता के इस भारत में अपना समुचित योगदान दे सकेंगी, बशर्ते यहाँ पर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था है वो समुचित हो। भारत सरकार के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया गया, उसे वर्ष 2010 में लागू भी किया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, लेकिन वो जिस तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए उसमें आज भी कमी है। आज भी हजारों लड़कियां शिक्षा से वंचित हैं, वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही हैं और वहीं घर के चूल्हे चौके तक वो सिमट रही हैं। और जब वो सिमट रही हैं तो कहीं ना वो आत्मनिर्भर बन पा रही हैं, ना वो अपने अधिकारों को समझ पा रही हैं। तो इन सब बुराइयों को खत्म करने के लिए और भारत में लिंग समानता को स्थापित करने के लिए समुचित शिक्षा की बेहद आवश्यकता है। यदि हम बात करें कुछ और पॉइंट्स की, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के सोचने और समझने का जो नजरिया है वो सकारात्मक होना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड को वो अपनाए, हर चीज में वो बुराइयां ना देखे या महिलाओं को बुरी नजर से ना देखा जाए या परंपराओं से चिपक कर या हम कहें अपनी संस्कृति की कुछ बुरी बातों को भी वो ऊपर रखकर महिलाओं के, लड़कियों के अधिकार ना छीने, बल्कि एक सकारात्मक सोच रखे कि जो एक बेटा कर सकता है वो एक बेटी भी कर सकती है और हो सकता है उससे और अच्छा कर सके। बस हमें आवश्यकता है अपने नजरिए को सकारात्मक करने की और उन ट्रेडिशन से या हम कहें उन रूढ़िवादी विचारधाराओं से बाहर निकलकर कि जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, जो पुरुष प्रधान समाज था, जहां पर सिर्फ निर्णय लेने की जो शक्ति थी वो पुरुषों के पास है, वो थी और आज भी है। तो उस चीज से बाहर निकलना होगा और जो डिसीजन मेकिंग पावर है प्रत्येक क्षेत्र में वो महिलाओं को भी देनी होगी। अब हम बात करते हैं जनसंपर्क साधनों की सकारात्मक भूमिका, पॉजिटिव रोल ऑफ मास मीडिया। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आज हर घर में अखबार आता है, हर घर में टीवी है, रेडियो है और कई ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा कि घर बैठा व्यक्ति अपने फोन से ही देश विदेश अपने हर प्रकार की घटना या जो घटती है उसका उसको ज्ञान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे मीडिया है उसकी जो भूमिका है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। मीडिया को बिना किसी प्रेशर के, चाहे वो प्रेशर पॉलिटिकल है या कोई दूसरे तरीके से है, बिना प्रेशर के सही को सही कहना चाहिए और इस तरह से काम करना चाहिए कि आज जो महिला की जो छवि है वो सशक्त हो, अर्थात महिला की सशक्त छवि को प्रस्तुत करना चाहिए। जो महिला से संबंधित चाहे शिक्षा का मुद्दा है, चाहे सुरक्षा का मुद्दा है, उन सबको प्रस्तुत करना चाहिए आम जनता के सामने बिना किसी दबाव और डर के। महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराना चाहिए। मान लीजिए कोई महिला पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन वो टीवी देखती है, उस टीवी देखने में अगर उसको बार बार मीडिया के द्वारा इस तरह के एडवर्टाइजमेंट आते हैं या इस तरह के कुछ सीरियल्स आते हैं जिसमें कि कानून और संविधान की शिक्षा दी जा रही है, तो वो घर बैठकर ही उन चीजों के बारे में अवेयर होगी, जागरूक होगी और कहीं ना कहीं वो सक्षम होगी। एटलीस्ट इतना जरूर करेगी कि जो उसके साथ हुआ वो अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटी के साथ वो बिल्कुल भी नहीं करेगी। साथ ही जो लिंग आधारित समस्याएं हैं, चाहे कन्या भ्रूण हत्या है, आज समाज में न जाने कितनी ऐसी बुराइयां हमें देखने को मिलती हैं, चाहे बेटियों की शिक्षा को बंद कराने की बात है या डोमेस्टिक वायलेंस है, सेक्सुअल हरासमेंट है, इस तरह की जो समस्याएं हैं वो जनता के सामने लाना और उसको सही तरीके से पेश करना, इसमें जनसंपर्क साधनों की बहुत अच्छी भूमिका हो सकती है जिसको उसे निभाना चाहिए और कहीं ना कहीं हम जेंडर इक्वलिटी को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम कुछ और उपाय या कुछ और सजेशंस की बात करें तो हम कहेंगे पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था।
अर्थात महिलाओं के लिए प्रतिदिन जो अपराध हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आप कभी भी अखबार उठाइए, आप टीवी देख चलाते हैं या रेडियो पर सुनते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, तो जो महिलाओं की जो स्थिति है उसमें ज्यादा सुधार नहीं आ रहा, बल्कि उनके खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा कठोर कदम उठाए जाएं और सख्त कानून बनाए जाएं। अभी भी सख्त कानून है, लेकिन उनको और सख्त बनाया जाए। महिलाओं को जो सुरक्षा है, महिलाओं की जो सुरक्षा है उसकी पूर्ण गारंटी देनी चाहिए, ताकि वो स्वतंत्रता पूर्वक एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी नहीं डरेंगे और बेटियों को किसी भी टाइम उनकी शिक्षा के लिए या नौकरी के लिए वो बाहर उसको भेज सकते हैं। क्योंकि आज इन्वायरमेंट ऐसा हो चुका है कि पढ़े लिखे पेरेंट्स भी रात बिरात या हम कहीं देर शाम को या कहीं वो दूसरी जगह जॉब करना चाहती है या किसी दूर के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है, तो सिर्फ इसी कारण उसको मना कर दिया जाता है कि बाहर का माहौल खराब है, लड़कियों की सुरक्षा नहीं है। तो इसके लिए पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा करनी चाहिए। यदि हम बात करें परिवार की भूमिका की, यानी कि जो फैमिली रोल है, रोल ऑफ फैमिली, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जेंडर इक्वलिटी को बनाए रखने के लिए, हम कहें लिंग समानता स्थापित करने के लिए महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में क्रियाशील होना पड़ेगा, उनको सहभागिता दिखानी पड़ेगी, प्रगतिशील दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। और इसके लिए परिवार सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि जो परिवार के सभी सदस्य हैं, यदि वो एडजस्टमेंट के साथ यानी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सभी के साथ एक समान व्यवहार करें, इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज अपने बच्चों को दे, चाहे फिर वो मेल है, फीमेल है, लड़का है, लड़की है, तो कहीं ना कहीं जो हमें ये असमानता देखने को मिलती है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हर कदम पर दिखता है, वो खत्म हो सकता है। चाहे परिवार का कोई भी सदस्य है, एक दूसरे की प्रतिभा को, योग्यता को पहचानते हुए उन्हें ऐसे काम करने चाहिए ताकि हर कोई, चाहे बेटा है या बेटी है, वो उन्नति के पद पर चले। तो परिवार की एक अहम भूमिका हो सकती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है राजनीतिक जागरूकता, पॉलिटिकल अवेयरनेस। आज भी स्वतंत्रता के इतने वर्षों के पश्चात भी जहाँ रिजर्वेशन भी दिया गया है, उसके बावजूद भी महिलाएं जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो इतना देखने को नहीं मिलता है। इसके लिए महिलाओं को राजनीति में जागृत करने के लिए प्रयास करने चाहिए। पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके लिए रैलियों के लिए इतने एफर्ट्स किए जाते हैं, इतने प्रयास किए जाते हैं। तो इस तरह से महिलाओं को अधिक अवेयर करने के लिए, पॉलिटिकल जो अवेयरनेस है वो लाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए या वर्कशॉप्स लगानी चाहिए, जिससे कि महिलाओं को राजनीति में इंटरेस्ट हो और साफ सुथरी राजनीति में वो आने का प्रयास कर सके। इसके लिए जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं, जो हायर एजुकेशन है, वो भी एक मदद कर सकता है कि इस लेवल पर बच्चे की जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो डेवलप हो जाती है। और जो बच्चियां, जो लड़कियां कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंचती हैं, तो कॉलेज के द्वारा भी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज कराई जानी चाहिए जिससे कि उनका एनरोलमेंट हो, उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, कहीं ना कहीं वो अधिकारों को जानेंगी और गलत के खिलाफ आवाज उठाना भी सीखेंगी। यदि हम बात करें महिला आरक्षण की, विमेन रिजर्वेशन, महिलाओं को कई जगह आरक्षण दिया गया है, नौकरियों में भी दिया गया है। साथ ही साथ महिलाओं को राजनीति में आने के लिए भी ग्राम पंचायत पर अगर हम बात करें तो 33% रिजर्वेशन दी गई है। उस रिजर्वेशन को जो दी गई है उसका यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर उस चीज को वो प्राप्त करें। आज न जाने कितनी ऐसी फीमेल्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि रिजर्वेशन क्या है, हमें कितना रिजर्वेशन मिला है, या हम उसका कैसे फायदा ले सकते हैं अपने विकास के लिए, अपनी सोच को बदलने के लिए या अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए। तो उसके लिए भी अवेयरनेस की आवश्यकता है। अगर हम महिला संगठनों की बात करें तो उनका विकास भी होना चाहिए। वो गवर्नमेंट का भी हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट वाला भी हो सकता है। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड विमेन वेलफेयर है, जो सरकार के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, शिक्षा की बात करते हैं। तो इस तरह की जो एनजीओज हैं या गवर्नमेंट के जो हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी और अपनी छवि को सुधारते हुए कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए। वो कब होंगे? जब वो बिना किसी प्रेशर के सही को सही और गलत को गलत कहेंगे, यानी कि उनका जो काम है उसको वो ईमानदारी के साथ करेंगे। उनकी भूमिका भी यहाँ पर काफी अच्छी हो सकती है कि जहां पर भी उन्होंने
उनको ये नजर आए कि महिला के साथ भेदभाव किया जा रहा है, किसी भी रूप में हो सकता है, वो कन्या भ्रूण हत्या के रूप में हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस जो उसके रूप में हो सकता है, सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है, डाउरी हो सकता है। तो इस तरीके से जहां पर भी उन्हें गलत लगता है उसके लिए उन्हें और सख्ती से काम करना चाहिए, जिससे कि महिलाओं का उनमें विश्वास होगा, महिलाओं में जागृति आएगी। नेक्स्ट हम कह सकते हैं आत्मविश्वास को जगाना चाहिए, क्योंकि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो एक ऐसी शक्ति है जो क्या करती है, असंभव चीज को संभव कर देती है। एक छोटी सी चींटी अपने से कई गुना वजन उठाकर पहाड़ पर चढ़ जाती है सिर्फ इस सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण। तो यदि हमें महिलाओं को इस असमानता से बचाना है, इस भेदभाव से बचाना है, तो उनका आत्मविश्वास जगाना होगा, उन्हें ये रियलाइज करवाना होगा कि वो इक्वल हैं, कि जैसे एक पुरुष है ऐसे ही महिला के भी अधिकार हैं, उसके पास भी अवसर हैं। परमात्मा ने, उस ईश्वर ने हम सबको एक समान बनाया है। ये सोसाइटी है, ये फैमिली है, या हम कहीं ये व्यक्तियों की सोच है जिसने कि ये जेंडर के आधार पर यानी लिंग के आधार पर ये भेदभाव करना शुरू कर दिया है। जो ये रोल है, जेंडर रोल, कि हमें ये करना है, इसको ये करना है, यानी कि मेल फीमेल के जो रोल डिवाइड कर दिए गए हैं, उस चीज को खत्म हमें करना होगा। और वो कब होगा? जब सेल्फ अवेयरनेस होगी, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो हम अपने अधिकारों को जानते हैं, अधिकारों को जानकर उनका प्रयोग करना सीख जाते हैं, और कहीं किसी दूसरे के साथ भी यदि कुछ गलत हो रहा है वहां पर भी हम आवाज उठाना सीख जाते हैं। अब यदि हम बात करें अधिकारों के प्रति जागरूकता, जो मानव अधिकार है वो इतने वर्षों से हमें प्राप्त हुए हैं। साथ ही अगर मैं भारत की बात करूं तो मौलिक अधिकार, जब भारत स्वतंत्र हुआ, संविधान सभा बनी, संविधान निर्माताओं ने इसे तवज्जो दी, इसे महत्वपूर्ण माना, और सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, बिना किसी भेदभाव के उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए, उनकी आजादी के लिए हमारे अनुच्छेद, हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को, अर्थात जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको शामिल किया है। लेकिन कमी कहाँ पर है, दिक्कत कहाँ पर है? हमें अधिकार तो मिल गए, लेकिन आज भी न जाने कितनी ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जिन्हें ये नहीं पता कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं। हमें आर्टिकल 14 to 18 में समानता का अधिकार मिला है, 19 में हमें हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, 23, 24 में हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। और अगर किसी भी हालत में कोई आपसे ये अधिकार छीन लेता है तो हम उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट में भी जा सकते हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 में। लेकिन हम कब करेंगे? जब हमें उनका पता होगा। तो इस तरह के कैंपेन चलाने चाहिए, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो मीडिया है, कि महिलाओं को उनके अधिकार बताने चाहिए और महिलाओं को उन अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए यदि वो समानता चाहती हैं। तो एक संकीर्ण सोच को भी हमें खत्म करना होगा। संकीर्ण सोच क्या होता है? हम कहते हैं कि ये तो बड़ा नैरो माइंडेड है, यानी कि हमारी सोच का सिकुड़ जाना, वो सीमित स्तर तक देख पाना, हम दूरदृष्टि खो देते हैं और हम सिर्फ उन पुरानी परंपराओं में, उस पुरानी संस्कृति से चिपक जाते हैं जो असमानता का भाव रखते हैं आज 21वीं शताब्दी में भी। तो हमें अपनी सोच को पॉजिटिव करना होगा, संकीर्णता को खत्म करना होगा, एक नई पहल करनी होगी और बेटे और बेटी को इक्वल मानना होगा, समान मानना होगा, और समान मानकर उनके अधिकार भी समानता से देने होंगे। एक अगर मैं अंतिम उपाय की बात करूं, समाज में न जाने कितनी बुराइयां व्याप्त हैं, इन बुराइयों को समाप्त करना होगा। सामाजिक बुराइयां किस रूप में हो सकती हैं? अभी जैसे मैंने पीछे भी अभी डिस्कस किया आपके साथ, कन्या भ्रूण हत्या हो सकती है, बाल विवाह, आज भी न जाने कितने 18 साल से कम जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनकी शादी बचपन में, जब वो खेलने की उम्र में होती हैं, उन्हें उनकी शादी कर दी जाती है। उसके बाद शादी कर दी जाती है तो दहेज के लिए उन्हें तंग किया जाता है, तंग किया जाता है तो घरेलू हिंसा का शिकार बनाया जाता है, और कई बार तो उन लड़कियों की जान तक चली जाती है। ये क्या है? ये हमारी जो सोशल एविल्स है, यानी कि समाज में आज भी, भारतीय समाज में न जाने कितनी ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं। तो इन सामाजिक बुराइयों का हमें अंत करना होगा, इन्हें समाप्त करना होगा। कानून बने हुए हैं, बस उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट का मतलब कि अवेयरनेस नहीं है कि अगर कोई दहेज के लिए आपको तंग कर रहा है तो आपका जो डावरी एक्ट बना हुआ 1961 में, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है 2005 में,
आप उसके द्वारा घरेलू हिंसा को रोक सकते हैं। कन्या भ्रूण हत्या एक महापाप है, अपराध है, इसके लिए जुर्माना और सजा हो सकते हैं। लेकिन उन सामाजिक बुराइयों को हमें समाप्त करना होगा, साथ ही जो उसके संवैधानिक प्रावधान है वो लागू करने होंगे बड़े ही सख्ती के साथ। तभी हम कह सकते हैं कि शायद ही भारत में लिंग समानता को प्राप्त किया जा सके। वी बिलीव इन जेंडर इक्वलिटी। जी हाँ, हम विश्वास करते हैं लिंग समानता में, और एक प्रयास है हमारा कि सभी को बिना किसी भेदभाव के, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, और प्रत्येक बालक को, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसे समान अधिकार और समान अवसर मिले, सम्मान मिले, तभी उसका चहुमुखी विकास हो सकता है। थैंक यू।